नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी गौतम। आज मेरे साथ हैं तेज कुशवाहा जी। इनका एक छोटा सा परिचय दूंगा। कहते हैं ना कि मेहनत दिल से की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। इसी बात को चरितार्थ किया है तेज कुशवाहा जी ने, जो रीवा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी एक मजदूर हैं, माताजी गृहिणी और एक कृषक हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई में आर्थिक स्थिति को बाधा मानते हैं, लेकिन इन्होंने उससे पार करके भूगोल विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर बने और एमपीपीएससी के इंटरव्यू भी दिए, मेंस भी लिखे। इनसे आज इनके संघर्ष की जर्नी जानेंगे और सफलता की कहानी पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए तेज जी, सबसे पहले तो सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अपना छोटा सा परिचय देंगे जिसमें आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड और आपकी पृष्ठभूमि के बारे में। जी सर। सर मैं रीवा ज़िले का रहने वाला हूँ और जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा वो रीवा में हुई है। उसके बाद जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुआ है। और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कृषक बैकग्राउंड रहा है। पिताजी बाहर काम करते थे, पुणे में रहते थे, मजदूरी करते थे, तो उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया हमारे लिए। और माताजी हमारी गृहिणी रही और कृषि संबंधित पूरी गतिविधि वही देखती थी, तो उनका बहुत हमारे जीवन में योगदान रहा। और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए जब मैं इंदौर आया तो फिर मुझे भी संघर्ष रहा और उस संघर्ष से आप परिचित भी हैं। तो सर ये मेरा, चलो यहाँ पे इनके थोड़े संघर्ष के बारे में आपको बता दूं। ये जब इंदौर आए तो कुछ दिन तक इंदौर में पढ़ाई की। उसके बाद इनको ऐसा लगा कि अब मैं चीज़ों को सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ पैसों के कारण। तो इन्होंने यहाँ पे एक लोग जो शर्माते हैं उसे सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए इन्होंने रोलाराम गेट पर फ्रूट चाट का एक स्टॉल लगाया टेबल पर। तो तेज जी, आपको सिविल सर्विस में आने का मोटिवेशन या मार्गदर्शन किसने दिया? जी सर, जिस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमने एडमिशन लिया तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का एक बहुत बड़ा मतलब वर्ग है जो वहाँ से निकलता था यूपीएससी में और पीएससी में। तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे कुछ करना चाहिए। और मेरे जो गाइड थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया और ये मुझे अच्छा भी लगा, सामाजिक कार्य और इसमें आगे बढ़ना। और इस हिसाब से फिर मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में जुड़ा। और सर काफ़ी मैंने संघर्ष किया और लगभग बोल सकते हैं कि 4 से 5 साल हमने मेहनत किया और 4 मेंस लिखे और 1 इंटरव्यू दिए सर। आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, एक किसान परिवार, पिताजी मजदूर जी, और उनको मुझे नहीं लगता कि शायद पता हो कि अधिकारी क्या होते हैं, किस चीज़ से डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। जी, लेकिन आपने वो तैयारी की, इतना समय लग गया। उनके भी बीच बीच में कभी प्रश्न रहते होंगे आपसे कि क्या हो रहा है, कब तक नौकरी लगेगी, क्या चल रहा है? जी सर, रहा, बिल्कुल रहा कि कब तक होगा और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कुछ आप भी करिए। और जैसे हमने बताया सर कि हम लोगों ने फिर अपने आर्थिक आत्मनिर्भर रहने के लिए भी किया। तो उनके लिए जवाब ये होता था कि जी अभी लगा हुआ हूँ मैं, मेंस हुआ, प्री हुआ, फिर इंटरव्यू है। तो उन्हें ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या मेंस क्या प्री। तो उनको बस यही था कि हाँ कुछ बड़ा कर रहा है, कुछ अच्छा होगा। लेकिन कभी कभी धैर्य उनका भी जवाब देता था, पर उनको थोड़ा भरोसा था कि आज नहीं कल बेटा सफल हो जाएगा। और उसका ही, उन्हीं के धैर्य का ही आज ये परिणाम है, फल है कि हमारा धैर्य बना रहा सर। इस फील्ड में आने के बाद स्टूडेंटों का, पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का एक ही प्रश्न रहता है कि इतना समय लग गया, क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा उस बीच उस प्रश्न को अपने ताने के रूप में भी लेते हैं लोग। जी जी, डिमोटिवेट भी होते हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे निकले आप? जी सर, माता पिता की जो चिंताएं होती हैं वो हमारे लिए बनती हैं, लेकिन हमने रिलेटिव और जो बहुत सारे लोग हैं उनके बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अपना जो गोल था, जो फोकस था, उस पर लगे रहे और संघर्ष करते रहे। और उसका और लेकिन सर इस बीच जो दोस्त होते हैं वो आपको थाम रखते हैं और वही आपको हरदम मोटिवेट करते हैं कि नहीं आप कर सकते हैं। और वहीं से मोटिवेशन ये बना रहा। माता पिता की जो मेहनत थी उसको साकार करने के लिए मैं लगा रहा सर। और हम लोगों का जो संघर्ष है वो आज सामने है सर। सिविल सर्विस की फील्ड में आपने पहला कदम कब रखा, कब से तैयारी की शुरुआत की कि मैंने
ग्रेजुएशन से पहले या ग्रेजुएशन के बाद, या किस ईयर से शुरू की थी और जी कैसे सर। शुरू की? जी सर, मैंने पीजी फाइनल ईयर में स्टार्ट किया और 2017 से, और उसके बाद से सर मैंने 2017 में यूपी का मेंस लिखा हूँ। और क्योंकि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा था तो वहाँ का मेंस प्री दिया तो वहाँ हुआ, फिर उसका 19 से सर मैं कंटिन्यू मध्य प्रदेश का 2022 तक का मेंस लिखा हूँ। तो इस बीच आपको इंटरव्यू में कभी इस टाइप से सब प्रश्न नहीं बना कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे? जी सर, 2019 का मैंने इंटरव्यू दिया था और मैं सौभाग्यशाली था, तो 2000 अभी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा क्वेश्चन नहीं बना। तो सर मैं 19 में, सर 19 इंटरव्यू में जी सर 19 में ये पूछा गया था कि आप क्या कर रहे थे, तो उस समय सर मैंने बता दिया कि सर मुझे अभी 3 साल हुए प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगा, तो मैं क्षमा उसमें मांगा, जो मुझे लगा कि मैंने बताया। आपको नहीं लगा कि आप तैयारी करने में लेट हो गए थे? क्योंकि लोग 12th के बाद तैयारी शुरू कर देते हैं, आपने पीजी से शुरू ही की है। और आपको क्या लगता है कि इस यदि फील्ड में आप तैयारी कर रहे हैं तो कब सही समय क्या है तैयारी शुरू करने का, कब करना चाहिए? जी सर, निश्चित रूप से तैयारी जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जो एमपीपीएससी ने यूपीएससी ने कुछ पैमाने दिए हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन फाइनल ईयर तक आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर और जो पीजी लेवल के एग्ज़ाम हैं उनको आप पीजी फाइनल ईयर से स्टार्ट करिए। पहले से आप बेस अपना क्लियर रखिए, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप पूरा फोकस तब होइए जब आपका बेसिक्स और जो आपका ग्रेजुएशन है और पोस्ट ग्रेजुएशन वो अच्छा हो जाए सर, उसके बाद। तो एमपीपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा प्रश्न क्या रहता है, वो सबसे ज़्यादा जो चुनौतियाँ आपके सामने आई वो कौन सी थी? जी सर, सबसे बड़ा यही प्रश्न रहता है कि टाइम टेकिंग है और बहुत जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में रहते हैं, तो हमें दिशा मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल कभी कभी हो जाता है, क्योंकि कॉपी नहीं दिख रही है हमें, हमारा रिजल्ट 2 साल 3 साल मुझे वेट करना पड़ रहा है, और अभी लगातार मेन से प्री हो रहा है, तो हमें मतलब थोड़ा सा अपने लिए तैयारी के लिए कभी कभी बीच में प्रिपरेशन करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। जब असफलताएँ मिल रही होती है तो उस बीच में हम कभी सोच नहीं पाते, बीच बीच में ऐसा हो जाता है सर। जब असफलता मिलती है उस वक्त, मतलब जो डिमोटिवेशन, वो जो उस वक्त का जो फेज रहता है, जी। उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी सर, क्योंकि उस आपको एक नहीं 3-4 बार असफलताएं मिली। एक तो 19 का फाइनल नहीं हुआ आपका, फिर लगातार आपके मेंस क्लियर नहीं हुए। जी सर, निश्चित रूप से ये बहुत मतलब एक कष्ट और संघर्ष का समय होता है। उस समय जो हमारे सपने होते हैं और जो हमारे दोस्त होते हैं सर मेन, तो सपना अगर मजबूत है तो उसके लिए फिर लड़ने के लिए हिम्मत आती है। 1-2 दिन थोड़ा रेस्ट, और दोस्तों का जो सहयोग होता है, दोस्तों का जो मोटिवेशन होता है, माता-पिता जो कर रहे होते हैं, तो उसको देख के फिर से आदमी लगता है कि अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी आशा बहुत है। तो एक हार से हमारी हार नहीं है, और इस हार को चुनौती के रूप में लें और आगे बढ़ें सर। ऐसा नहीं लगा कभी बीच में कि हम गलत फील्ड में आ गए, कुछ और कर लेते? जी सर, कभी-कभी आता है मन में कि कुछ और कर लेना चाहिए, पर सर थोड़ा-सा धैर्य बना के अगर जीवन में देखें तो लगता है कि जब हमने इतना टाइम दिया है तभी थोड़ा-सा और प्रयास करने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से अगर आपकी तरह यूजी और पीजी या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छा है, तो उस समय थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए कि पीएससी के साथ जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम है, और जो पीएससी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं, यूजीसी नेट है, और उसके बाद उसमें जेआरएफ जो स्कॉलरशिप मिलती है, पीएचडी है, तो यहाँ भी फोकस करना चाहिए। आपने काफ़ी एग्ज़ाम क्लियर किए, जी सर। एमपीपीएससी के प्री तो लगातार किए आपने, जी सर। उसके बाद आप मेंस भी किए, कुछ मेंस नहीं हुए, लेकिन उसके बाद आपने जेआरएफ भी क्लियर किया, नेट भी क्लियर किया, आज असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जी तो सर। ये सारे अभी तक जो अनुभव है, मूल मतलब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मूल मंत्र क्या था, क्या कहेंगे? सतत रूप से सर अपने जो पढ़ाई है उसे सतत रूप से करते रहें, और क्योंकि पढ़ाई अगर गैप आप लेंगे तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, तो कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है सर, और फोकस रहें। और एक लाइन में हरदम बोलता हूँ सबको कि लाइन पे लगे रहो। आप लाइन पे रहोगे तो नंबर आ जाएगा, लाइन से बाहर गए तो नंबर नहीं आएगा, तो लाइन पे रहना है, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो लाइन पे रहेंगे तभी नंबर आए, तो लाइन पे रहना है सर। इस तैयारी में सबसे मुख्य चीज़ होती है प्रीलिम्स क्रैक करना, और आपने लगातार 19 से अभी तक जितने भी प्रीलिम्स हुए आपके सारे प्रीलिम्स क्रैक किए। तो क्या मूल मंत्र है आपका
कैसे इसकी तैयारी की आपने, कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी सर, निश्चित रूप से जैसे पाठ्यक्रम है जो दिया गया है, सिलेबस है, उसकी जो उसमें लाइन लिखी हुई है उसको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, तो वो पीएससी के हैं या पीएससी से रिलेटेड जितने भी हमारा आयोग जो पेपर करवा रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए जितने भी पेपर हैं उनका एनालिसिस करें। लगभग जितने भी आप पुराने से लेकर नए तक, लगभग 10 साल 8 साल जो भी आप कर सकते हैं, तो विभिन्न एग्ज़ामों के भी पेपर देखिए, अपने एग्ज़ाम के पेपर देखिए, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, किस सब्जेक्ट पे वेटेज ज़्यादा हुआ है, और उसके बाद किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, और किस प्रकार से करंट इवेंट्स उसमें जोड़े जा रहे हैं। तो और इन बातों का ध्यान रखें, और इसके लिए सर जो आपके पास सामग्री है उस पर भरोसा रखना पड़ेगा। एक बार अपनी जो स्टडी मटेरियल है उसको आप फिक्स कर लीजिए, आप देख लीजिए कि कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी नोट्स आपके अच्छे हैं, उसको आप एक बार फाइनलाइज करने के बाद उसी को बार बार रिवीजन करिए, बार बार उसको पढ़िए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल रखने से फ़ायदा नहीं है। एक ही मटेरियल को बहुत बार पढ़ने से, रिवीजन करने से चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। तो सर यही मेरे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का मेन उद्देश्य, मतलब लक्ष्य रहा, और सफलता भी मिली। और प्री में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सर कि आपका जो मध्य प्रदेश स्पेशल है वो बहुत अच्छा हो। जो एमपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मेन तो जो हमारा सिविल का एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीलिम्स में एमपी जीके का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो और उसमें ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा भटकाव ना हो, हमें मटेरियल एक हो। मेरे पास भी पुरानी नोट्स हमने बनाए थे, हैंड रिटन थे, तो उसमें फिर मुझे एक अपडेटेड बुक जो आपने बनाई थी सर, यूनिट जो 10 थी, तो आपकी यूनिट 10 हमने पढ़ी। और ये सर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अलग से एक यूनिट है, तो वहाँ से मेरा वो कवर हो गया था, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स के तो लगभग सर 9 से 10 क्वेश्चन हमारे जो भी आए वो लगभग उसी से कवर हो गए थे। और फिर इस बार जब मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम दिया था, तो जो आपकी जीके वाली बुक आई उसमें सर मैंने जो मैप्स थे उनको मैंने ड्रॉ कर लिया था अपने हाथों से, फिर से जो आपने पहाड़ियाँ ये और जो पासेस ये सब आपने बताया है, तो उसको मैंने किया था। तो जो मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ, मेन असिस्टेंट प्रोफेसर में सर, तो आपने तो चेक किया नहीं किया हमें नहीं पता, पर सर मैंने चेक किया, लगभग उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, लगभग बोल सकते 35 से 36 क्वेश्चन सर आपके बुक से कवर हुए। और तारीफ बोले कुछ भी बोले, पर सर स्रोत अगर अच्छा है तो मैं तारीफ भी करता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी बुक है आपके पास और ये सिलेक्शन तक की है तो बहुत अच्छी है। और कोई भी बुक है अगर आपको वन स्टेप सोल्यूशन दे रही है तो उस बुक को आप पढ़िए, और निश्चित रूप से अगर आप ऐसे स्रोत यूज़ करेंगे तो सिलेक्शन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। स्टूडेंट का एक प्रश्न रहता है कि सर यूनिट 10 के लिए क्या पढ़ें, इसके लिए क्या पढ़ें। तो सभी एग्जामों में जब यूनिट्स अलग अलग जोड़ी ही हैं, तो हमने एकमात्र ऐसी बुक है सिलेक्शन तक की एमपीजी की, आपने देखा होगा स्टूडेंट ने एक एमपीजी की बुक सिलेक्शन तक की खरीद ली तो उसे यूनिट 10 नहीं लेना, एमपी स्पेसिफिक 6 नहीं लेना, जितने भी यूनिट्स हैं तो एक ही बुक में कवर होने वाली है। जी सर, और सबसे बड़ी बात उसमें सर हमने देखा कि जो आपने बुक बनाई उसमें आपने जो स्रोत डाले हैं तो उससे उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो प्रूफ होती है। और हमने चेक भी किया उसको, कुछ फैक्ट हमने उसमें साइड में डाल के चेक भी किए, तो वो तो वेरी मतलब वो क्या बोल उसको प्रूफ रीडिंग के टाइप में प्रूफ हमने भी कर सकते हैं आप। तो ये सर बहुत अच्छा है जो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपत्तियां आप जानते हैं कि एमपीपीएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपत्तियां भी लगती हैं, तो उसके लिए स्रोत का भी सर काम हो जाता है वहाँ से सर। जैसे आपका अभी असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुए, तो नेट जेआरएफ पहली बार आपने कब दिया था और उसकी तैयारी कैसे की थी? आपने नेट भी क्लियर किया और जेआरएफ भी क्लियर किया, दोनों चीज़ें आपके पास? जी सर, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अच्छे से हुआ, फिर उसके बाद सिविल में आए, तो जो मेरा बेसिक्स था वो हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ वो क्लियर था, अच्छा था, क्योंकि मैं माननीय डॉक्टर सरविंद सिंह सर से ज्योग्राफी पढ़ा हूँ, तो वो भारत के बहुत बड़े पिलर हैं, ज्योग्राफी के सबसे बड़े पिलर वही हैं, तो मुझे काफ़ी नॉलेज वहाँ से मिला। तो जब मेरा नॉलेज अच्छा था तो पीएससी में जब मैं आया तो देखा असफलताएँ, तो 2023 मतलब 22 तक मैंने मेंस लिखा, फिर 23 का प्रीलिम्स हमने छोड़ दिया, और 23 में ही मैंने लगभग 4 महीने मेहनत किए और एग्ज़ाम दिया, और मेरा जेआरएफ नेट क्वालिफाई हुआ, नेट के साथ पूरा जेआरएफ भी हो गया। और फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर में लगना चाहिए, और किस्मत मेरी सर अच्छी थी कि तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी
आ गई 23 में ही लास्ट तक में। तो जैसे ही वैकेंसी आई तो फिर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में काफ़ी मेहनत किया और उसका सर परिणाम मुझे बहुत सुखद और अच्छा लगा सर, अच्छा रहा। नेट जेआरएफ में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, 2 जी पेपर सर। होते हैं। उसकी तैयारी आपने कैसे की थी और कुछ स्रोत जो बच्चों को बताएंगे ज्योग्राफी से संबंधित, जिससे स्टूडेंट तैयारी कर सकें? जी सर, फर्स्ट पेपर की पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो होता है वो एक प्रकार से सामान्य सभी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। उसमें कम्प्रीहेंशन भी होता है, रीजनिंग भी होती है, कुछ मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होते हैं और कम्युनिकेशन के क्वेश्चन कुछ होते हैं, कंप्यूटर से बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए सर हमने मदान सर की बुक पढ़ी थी और एक दृष्टि पब्लिकेशन की। तो पहले मैंने मदान सर की पुरानी बुक थी, फिर मैं नई दृष्टि सर की ले लिया था, जो दृष्टि पब्लिकेशन की है। तो इससे मेरा कवर हो गया था और इसमें जो पुराने जो क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से किया था मैंने। लगभग 4 साल 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उनको अच्छे से एनालिसिस करने के बाद मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो प्रीलिम्स लगभग मेरे 36 क्वेश्चन 50 में से सही हो गए सर। और सब्जेक्ट में अगर बात करें सर तो मैंने बेसिक्स बुक काफ़ी रेफर की, जैसे डॉक्टर सुविन सिंह की जो भौतिक भूगोल का स्वरूप है उसे पढ़ा और जनसंख्या भूगोल के लिए एस डी मौर्य सर की बुक पढ़ा और प्रादेशिक भूगोल के लिए भी हमने एस डी मौर्य सर की बुक पढ़े और इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर सर की बुक पढ़े और पेरियार की जो बुक आती है वो हमने देखा। और इसमें एक डॉक्टर माजिद हुसैन सर की आती है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसको मैंने किया। और मैपिंग के लिए सर और जिसमें कार्टोग्राफी टेक्निक्स ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें सर मैंने एक पीडी शर्मा सर हैं उनकी बुक को रेफ़र किया। तो ये सर मेरा जो बेसिक आपने स्रोत बताए तो कुछ ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें बच्चे तो डर ही जाएंगे, एक नहीं 5-7 बुक आपने बताई हैं जी। तो सर क्या था कि इसमें मेन कि जब मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उस समय हमारे यहाँ जैसे यहाँ जो पतली नोट्स आती हैं 20-20 रुपये 30-30 रुपये की, मेरे यहाँ नहीं चलती है वहाँ यूनिवर्सिटी में। तो हमने पहले से ही ये बुक्स बहुत सारी पढ़ के रखी थी। तो जब मुझे एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम अगर बड़ा है, आपको बड़ी सफलता चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। मतलब जैसे ज्योग्राफी में सिर्फ 23 सीट थी, अगर आपको 23 सीट को में से अपना नाम लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। और वही एफर्ट जब आप करते हैं तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं, तो जिससे आप पाए। और उसके सर मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान की कोचिंग है अपनी यूनिवर्सिटी, तो सूरज सर उनके भी नोट्स मैंने रेफ़र किए, तो वहाँ भी कर सकते हैं। पर नोट्स में आप उतना डिपेंड रह सकते हैं जितने काम चल जाए, पर सभी यूनिट में नहीं रह सकते हैं। तो कुछ बुक्स आपको बेसिक्स पढ़नी चाहिए और जिससे आपका नंबर थोड़ा सा इंक्रीज हो सके। जैसे इस तैयारी के दौरान कुछ इस टाइप से प्रश्न रहते हैं कि सुनने में बहुत आसान लगता है लेकिन उसका जवाब बहुत मतलब देना आसान नहीं रहता। ऐसा आपको कौन सा प्रश्न है जो ऐसा लगा हो? सबसे बड़ा प्रश्न यही है सर कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, कब तक तैयारी करोगे, अब शादी की उम्र हो गई है, जब उम्र बीत जाएगी तब शादी करोगे। तो इसका जवाब दे पाना सर थोड़ा बहुत मुश्किल होता है कि क्या जवाब दें। लेकिन हाँ, अपना जो गोल होता है अगर उसके लिए आप समर्पण अच्छा रहे तो सर ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, परिणाम जवाब दे देता है सर। इतना लंबा समय लग गया आपको, कई चुनौती आई, तो सबसे बड़ी चुनौती आपको लगी वो क्या थी? जी सर, सबसे बड़ी चुनौती आई एक समय की आर्थिक रूप से बहुत बड़ी मतलब समस्या आई कि मैं लग रहा था घर चला जाऊंगा। और फिर मेरे दोस्तों ने सहारा दिया कि कुछ करते हैं, घर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने जब पीछे सलाहार को किया कि 200 रुपये मुझे लगभग दिन के मिल जाए, क्योंकि 6 से 7 हज़ार रुपये मंथली खर्च आता है, तो 200 रुपये अगर मुझे पर डे का मिल जाए तो मैं इंदौर में सर्वाइव कर लूँगा। और सर उस समय ये चुनौती लगी थी, लग रहा था कि घर जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा हुआ सर। फिर हम लोगों ने दोस्तों ने मिल के पीसीएस फलाहार को संचालित किया। तो उसमें क्या था कि एक तो अच्छा नाश्ता लोगों को मिल पा रहा था और हमें आत्मनिर्भर होने का भी एक था कि चलो मौका मिला और काम हमने किया। तो सुबह से सर इसमें एक स्ट्रगल यही रहता है कि सुबह मॉर्निंग में जगना 5 बजे, फिर मंडी जाना, फिर उसके बाद फ्रूट्स लाना, उसे कटिंग करना, फिर लोगों को खिलाना, उसके बाद जो प्लेट्स है उनको अपने से स्वयं कभी धोना पड़ता था
अपने से धो के फिर उसको दूसरे दिन के लिए रेडी करना, तो लगभग 2 बज जाते थे सर। फिर खाना बना के खाना, फिर तो पढ़ाई थोड़ी कुछ उस दिन टाइम डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैनेज किया। और एक चीज़ आपको नहीं लगा कि आपके जो पढ़ने वाले साथ के दोस्त हैं कि वो क्या बोलेंगे, क्योंकि जहाँ पे आपका जो स्टॉल लगता था बोलाराम गेट पे, सारे लोग वहीं से निकलते थे और सभी तैयारी कर पीएससी की तैयारी करने वाले, तो आप भी वो तैयारी कर रहे थे, सभी लोग पहचान के थे, तो लोग क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, कि इस टाइप से सारी चीज़ें। जी सर, कई बार दिमाग में आया कि लोग क्या बोलेंगे, पर मुझे लगा कि लोग जो बोलेंगे, लोग का सोचना है वो लोग सोचेंगे, हम उनके सोचने के बारे में मैं क्यों सोचूं। तो उनका काम है वो अपना करेंगे, मेरा काम था कि मुझे यहाँ इंदौर में रहना है, अपने सिलेक्शन पर फोकस करना है, तो मैं सर अपने काम पे फोकस किया। और जो मेरे दोस्त लोग थे उन्होंने मोटिवेट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया पूरा, और वो स्वयं खड़े रहते थे, तो इससे सर मोटिवेशन मिला कि हाँ, जब मेरे दोस्त जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है उन्होंने मेरा जब साथ दिया, जैसे हमारे शुभम भैया हैं, सूरज भैया, प्रदीप भैया, तो उससे मुझे लगा कि जब ये लोग हमारा साथ दे रहे हैं तो मुझे तो करना चाहिए, और मैंने सर फिर किया और अच्छा रहा सर। आज परिणाम भी आपके सामने है सर। आप उनके लिए एक प्रेरणा हो जिनके माँ बाप किसान हैं, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। जी सर। वो चाहते हैं तैयारी करें, लेकिन वो तैयारी आर्थिक रूप से सक्षम ना होने के कारण कहीं ना कहीं उसे एक बाधा मानते हैं। तो उन पेरेंट्स को और उन छात्रों को आपका क्या प्रेरणा रहेगी? जी सर, जो आपने अभी सवाल पूछा उसके जवाब में मैं कुछ पंक्ति आपको कहना चाहता हूँ, जो मैंने लिख के रखी है अपने बुक में, कि जब भी मुझे ऐसा समय आया तो मैंने उसको देख के मतलब मोटिवेट होता रहा कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। तो सर ये जो लाइन थी ये हमको हरदम मोटिवेट किया कि आर्थिक स्थिति जो बीच में बाधा है, चुनौती है, वो बनने नहीं दूंगा मैं, और उसके लिए हरदम प्रयास किया। और क्योंकि मेरे माता पिता हरदम इसके लिए प्रयासरत थे, तो उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मैं भी उसमें एक भूमिका निभा रहा था और आगे बढ़ा। और इनने जो काम किया वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब आप लोग सोते थे, जब ये सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ के मंडी जाना, वहाँ से आना, फल फ्रूट को काटना, फिर रोड पर जाके टेबल ले जाना, टेबल लगाना, फिर उसे अरेंज करके फिर उसे बेचना 2-3 घंटे धूप में खड़े होके, फिर प्लेट्स वगैरह बर्तन वगैरह साफ़ करना, फिर खाना बना के फिर अपनी तैयारी करना। तो ये कि यदि वाकई में तुम्हें कुछ करना है तो कुछ समस्याएं तो आती हैं। बिल्कुल सर, अगर बहाने बनाएंगे तो बहाने तो बहुत सारे हैं, और अगर समाधान ढूंढेंगे तो समाधान भी बहुत सारे हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत संसाधन हैं, उसके बाद भी वो चुनौतियों से घिरे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कम संसाधन होते हुए भी सफलता मिल रही है, क्योंकि उनके पास भटकाव बहुत कम होता है। अब भटकाव नहीं होता तो रास्ता और गोल थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ आती हैं, पर गोल मतलब प्राप्त करने में भी उतनी बाधा नहीं होती है सर। जब आपको पता चला आप कल एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिस्ट में नाम जी जी सर। तो कैसे महसूस हुआ? जी सर, हम तो पता था कि आने वाला है रिजल्ट, ये तो सबको पता चल रहा था। तो और एग्ज़ाम था उससे एक दिन पहले, असिस्टेंट प्रोफेसर का ही एग्ज़ाम। हम लोग को था कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब ऐसा था, आशा थी, आशान्वित थे कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, अच्छा आएगा। तो हम लोग लेकिन लाइब्रेरी में, हम और मेरे एक दोस्त हैं मनोज सर, तो हम लोग लाइब्रेरी में ही लगे रहते, पढ़ते रहते और वहीं बैठे थे। तभी 6:30 मतलब एग्ज़ाम हो गया था सर, लेकिन हम वहीं दोस्तों के साथ ही लाइब्रेरी के बाहर ही बैठे थे। तो तभी रिज़ल्ट आया, तो एक सर ने फ़ोन किया कि सर रिज़ल्ट आ गया है और आपका हो गया है। तो बस सब लोग खुशी से झूम उठे, सब दोस्त इकट्ठा हो गए, लगभग पूरे लोग, जितने लोग बोलाराम में पहचान के थे सब लोग आए। और फिर सर मेरे पास ही मैसेज आया आपका, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपका जो संघर्ष था वो आज विराम हुआ। जी सर, मैंने आपको मैसेज किया, तुरंत ही मैंने किया था सर। तो अच्छा लगा, कम से कम आपने मेहनत की, वो सारी चीज़ें मैंने अपने खुद आंखों से देखी चीज़ें। जी जी सर। छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? छात्रों के लिए एक मेरा संदेश है कि अगर आपके माता पिता आपको
इतना बड़ा मौका दिए हैं, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसका लाभ उठाइए आप और बेहतर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है और इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। सिलेक्शन तक से आपको क्या सीखने को मिला और सिलेक्शन तक आप क्या देख रहे हैं, क्या अच्छी चीज़ लगी कि हाँ ये, और क्या और बेहतर कर सकते हैं? जी सर, सिलेक्शन तक से सबसे बड़ी बात यही है कि आज जो गांव में बहुत दूर बैठे हुए लोग हैं, उन्हें ये पता चल रहा है कि इंदौर में क्या चल रहा है, इंदौर के बच्चे किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, कौन से नोट्स रेफ़र कर रहे हैं, किन का सिलेक्शन हो रहा है, कौन सी वैकेंसी आ गई है। तो वो भी अपना मतलब सोच के साथ अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं और अपने सपने को जीने के लिए इंदौर जैसे शहर में, बड़े शहर में कुछ करने के लिए आते हैं। और सर, जिनके पास संसाधन नहीं है, कम है, वो वहीं कमर कसते हैं और वहाँ से भी ऑनलाइन कोर्स लेकर के यूट्यूब के द्वारा आपके जो वीडियो हैं उनके लिए सर ये रामबाण के रूप में काम कर रहा है। और बहुत सारे जो घर में गृहिणी महिलाएं हैं और जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो लोग भी टीचर बनने के लिए, सिविल में सर्वेंट बनने के लिए सर, वो लोग को भी मतलब पूरा सहारा है, क्योंकि डे टू डे लाइफ का जो अपडेट है वो कहीं न कहीं स्टूडेंट के माध्यम से उनके पास पहुंच पाता है। तो सर, ये सोशल मीडिया के माध्यम से सर आज उनके तक क्रांति आपने पहुँचाई है सर, और इसके लिए सर आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपसे सीधी चर्चा होगी। थैंक यू सो मच।